अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करने वाला हूँ। अभी मैंने जो पढ़ाया वो मैं आयोनिक एंथैल्पी पढ़ाया आपको। मैं आपको बोला क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला, आयोनिक एंथैल्पी में जो यूनिट होती है याद रखिएगा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है और किलोजूल पर मोल होती है। ये क्या होती है, यूनिट ऑफ आयोनिक एंथैल्पी होती है। अब आइए मेरे पास थोड़ा सा आयोनिक एनर्जी की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर यह है ना, मैंने क्या बोला, आयोनिक पोटेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आयोनिक पोटेंशियल लिखा है, आयोनिक एंथैल्पी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आयोनिक एनर्जी, या आयोनिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया है। मैं देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, आयोनिक एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। देखिए इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखिए इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। देखिए यहाँ पर मतलब मोड आप इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ सकते हो कि यह है प्रोडक्ट साइड और यह है रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन रहता है और रिएक्टेंट साइड में इधर इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो समझिएगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और प्रोडक्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन आयोनिक एंथैल्पी है ये तो हुआ। चलिए तो बात की बात है, ये तो मैं एक लेमैन टर्म्स तरीके से समझाया मैं आपको जानबूझ के, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बहुत पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना हो, कम समय में तो समझना हो चीज़ों को, तो मैंने उनके लिए बताया। ये वीडियोस मैं जितना भी बना रहा हूँ खासकर एवरेज बच्चों के लिए बना रहा हूँ, वो गाँव देहात के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ये उनके लिए बच्चों को टर्म्स में इतना सिंपल टर्म्स जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ कि उनको समझ में ये टर्म्स आए कि हालांकि ये आयोनिक एंथैल्पी होता क्या है, हालांकि ये आयोनिक पोटेंशियल होता क्या है, ये कहते किसे हैं, ये टर्म समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। देखिए ये गैस था, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना दोनों ही एटम अपने गैसियस कंडीशन में ही करेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई आपसे पूछते कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और आयोनिक एंथैल्पी में कॉमन पॉइंट क्या है, तो तुम ये बोलना बच्चा कि सर देखिए जो एटम है ना, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको आयोनिक एंथैल्पी कहते हैं। मतलब उस प्रोसेस को हम लोग आयोनिक एंथैल्पी कहते हैं। जब कोई किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसको आयोनिक एंथैल्पी कहते हैं। उस समय वो जो मेटल होता है वो गैसियस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, सर जब कोई मेटल या कोई जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो अपने गैसियस कंडीशन में होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं और आयोनिक एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जब कोई लेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एनर्जी गेन करेगा। ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टर्म्स पढ़ते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो मेटल जो गैसेस कंडीशन में रहता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, एक ही बात है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, एक ही बात है। तो मेरे बोलने का जब कोई मेटल होता है ना गैस कंडीशन में, और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तो याद रखिएगा वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कोई मेटल में कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये अब एटम है ना, तो एटम में याद रखिएगा नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और नॉन मेटल्स को हम लोग खासकर एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये एक्स था, इलेक्ट्रॉन लेने का क्या हो गया, एक्स माइनस हो गया। यही अगर मान लीजिए मेटल होता ना, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है बेटा। तो मेटल ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ देगा, आपको पहले उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें एनर्जी दिया, ई से एनर्जी दिया, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये एम प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, यहाँ पर है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन गेन वाली की केस आएगी तो ये केस आएगी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की केस आएगी ये। और जब आयोनिक एंथैल्पी की केस करोगे तो ये मेटल था हमारा, और मेटल जब हमारा क्या करता है बताइए, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वह एम प्लस से ई माइनस बन जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो ये कहानी है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन, ये है ऊपर वाली कहानी हमारी इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली जो कहानी है वो किसकी है हमारी, ऊपर वाली जो कहानी है वो किसकी है हमारी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है। नीचे वाली कहानी जो है वो किसकी है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कहानी है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दोनों का ही दोनों याद रखिएगा, दोनों की यूनिट जो होती है वो यूनिट हमारी सेम होती है। क्या होती है यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, या किलोजूल पर मोल होती है, किलोजूल पर मोल होती है। ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको फिर से कहा एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। बस सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। किसे कहते हैं, चलिए ये सब हो गया, ठीक है। और एक चला टर्म्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी आ जाते हैं, और उसके बाद शायद 1 बजे का डायगोनल मॉलिक्यूल, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको पहले भी कहा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जिसके बाहर में, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे जिनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। या वही नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, 7 की ज़्यादा है, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट कौन सा बताइए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन एलिमेंट कितनी है 2,5, इसी कितनी है 2,6 और इसी कितनी है 2,7। इसका मतलब 2,5, 2,6, 2,7। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसमें 2 चाहिए तो ऑक्टेट पूरा होगा, इसमें 3 चाहिए तो ऑक्टेट पूरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बताइए मेरे को, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट हमारा देखिए कौन है, फ्लोरीन है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं और हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिस्कस करते हैं। तो आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसकी है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। अगर आपसे पूछ दे ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मोनियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे दे, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होगी, तो याद रखिएगा इसकी बैलेंस सेल कितने बताइए मेरे को, 1 है ना। देखिए 11 एटम होती है तो 2, 8, 1 होगा। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है ना, तो 2, 8, 2 होगा। अल्मोनियम कितना 13 होता है ना, 2, 8, 3 होगा। नाइट्रोजन कितना आता है बताइए मेरे को, नंबर कितना 7 होता है ना, 2,5, इससे कितना 6, इससे कितना 7। तो देखिए इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, इसमें 2 लगेगा तो पूरा होगा, इसमें 3 लगेगा तो पूरा होगा। और ये सब के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन इतना देगा ही नहीं कि इनका ऑक्टेट पूरा हो, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स की पहचान क्या होती है, जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है उसे मेटल्स कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 5, 6, 7 होती है उसे नॉन मेटल्स कहते हैं। ये नॉन मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्योंकि इनके ऑक्टेट ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। इसको 3 लगेगा, इसको मात्र 2 लगेंगे, इसको मात्र 3 लगेंगे। पर इस केस में देखिए इसको 7 कौन देगा, इसको 6 कौन देगा, इसको 5 कौन देगा, तो इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई देते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ये मेटलिक प्रॉपर्टीज है, ये मेटल्स हैं, आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ये लूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इनकी नेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू मेटल के कंपेयर। ठीक है, एक बात ये, मैंने आप लोगों को इसके पहले के प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने आप लोगों को पीरियड टेबल का चार्ट बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि डायगोनल मॉलिक्यूल क्या होता है। तो डायगोनल मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं आपको कहा था कि जब कोई केमिकल प्रॉपर्टी मैच करने लगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जब कोई मैच करने लगे ना, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप वाले मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ, ठीक ना, वैसे ही बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। ये जो एलिमेंट्स है ना बेटा, इस एलिमेंट्स को हम लोग ब्रिज्ड एलिमेंट्स कहते हैं या डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो क्या होती है, मैच करती है इस डायगोनल तरीके से, इसलिए इस टाइप को हम मॉलिक्यूल्स को हम लोग डायगोनल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ पीरियड टेबल चैप्टर खत्म हो गया क्लास 10 का। मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपलोड करूँगा, आप लोग प्लीज़ देखिए, इसको शेयर कीजिए मेरे भाई बहनों, और आराम से पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई में फोकस कीजिए, ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, कहीं और मत फोकस कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बात समझिए, आप लोग पढ़िए लिखिए तभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। और जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत तेज़ होंगे, तो दुनिया आपकी बात मानेगी। अगर आप पढ़ लिखे तेज़ नहीं रहेंगे, आप पढ़ लिखे नहीं रहेंगे, आप अपने काबिल नहीं रहेंगे, तो कोई आपका बात नहीं मानेगा, चाहे वो आपका कितना बड़ा भी आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपका दोस्त क्यों ना हो। ये सब चीज़ कुछ नहीं होता। बुरी समय में जो जब खराब समय जब इंसान के पास आती है ना, तो कोई दोस्त, कोई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कोई नहीं होता। वो सब परेशान हो जाते हैं आपसे, ठीक ना। तो सिर्फ आपके माँ बाप ही आपके साथ होते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई कुछ नहीं होता, सब परेशान हो जाते हैं आपसे। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि दोस्ती नाता क्या होता है ये तो मेरे को नहीं मालूम, बस मेरे को इतना मालूम है कि बेटा बस पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, देश के लिए पढ़िए और माँ बाप के लिए पढ़िए। और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि माँ बाप ही आपको एक अनकंडीशनल प्यार कर सकता है, कोई दोस्त आपको अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकता। अगर आपकी बुरी परिस्थिति आती है ना, तो वो आपको ज़रूर छोड़ के चल जाएगा। आपको अधिक से अधिक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन झेल लेगा, उससे ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। पर माँ बाप ऐसे होते हैं ना जो आपको हमेशा झेलेंगे, मरते दम तक झेलेंगे, जब तक उनका जान ना निकल जाए। तो बस मैं यही कहूँगा मेरे भाई, आप लोग पढ़िए, मेरे बहनों जितने भी हैं, मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करूँगा। आप लोग मेरे को भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो,
मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करके, उसको पढ़ के, लाइक करके अपने, मेरा नाम है रवि, मैं आज तक अपना नाम कभी बोला नहीं, तो मेरे भाई लोग, आप लोग शेयर कीजिए। और मैं एक मध्यम ग्राम इलाके में रहता हूँ, ग्राम इलाका है ये, कलकत्ता का एक छोटा सा पार्ट है, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसको, और मेरे को हो सके तो बस सब्सक्राइब करके, शेयर करके मेरे को हेल्प कीजिएगा। मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा।